हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया रहिए, अच्छी बात है। यदि आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। उसमें का एक गुणधर्म हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो क्या है हमारा अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब कोई क्षार किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। अब अधात्विक ऑक्साइड होते क्या हैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अधात्विक ऑक्साइड, जब हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे तो अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, वो किस प्रकृति के होते हैं, बेसिक कैरेक्टर के ऑक्साइड। बेसिक मतलब क्या, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के, और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के, अम्लीय प्रकृति के। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या, कोई अधातु होगा जैसे कार्बन, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, अधात्विक ऑक्साइड हो गया। CO हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। CO माने क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 माने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब कोई क्षार किसी अधात्विक ऑक्साइड यानी अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा। तो लेते हैं एग्जाम्पल की बात। हमारा एग्जाम्पल कोई क्षार हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या हो गया, एक क्षार हो गया। और लेते हैं कौन सा अधात्विक ऑक्साइड, CO2। इसे रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है CaCO2, और इसमें क्या ऑक्सीजन मिलकर क्या हो जाएगा, CaCO3, और एक तो हमारा क्या निकलेगा, H2O। इस तरह से हम लोगों ने क्या जाना कि जब कोई क्षार किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, लवण बनाता है और जल बनाता है। अब आप लोगों की NCERT की किताब में कुछ प्रश्न दिया हुआ है, तो उसको ज़रा हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वो प्रश्न का आंसर क्या होगा। आप लोग वैसे इसको हल कर सकते हैं, बता सकते हैं इसके आंसर, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ इसके बारे में। आप लोग की स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, प्रश्न दिख रहा होगा आप लोग की स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, दिख जाएगा, अभी घबराइए मत, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसमें पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही व खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। चूँकि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। पीतल तांबा क्या है, धातु है, मेटल है। दही और खट्टे पदार्थ में क्या होता है, एसिड होता है। एसिड का गुण क्या है, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, इसका मतलब खट्टा पदार्थ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दही जो खट्टे पदार्थ है उसमें क्या होगा, अम्ल होगा। तो जब अम्ल को क्या कर देंगे, किसी धातु वाले बर्तन में रख देंगे तो वो क्या करेगा, उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा, और जब उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा तो उसका लवण बना देगा और क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा उसमें से, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा दही या फिर पूरा का पूरा जो खट्टा पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और जब हम उसको खाएंगे तो उससे हमारा तबीयत खराब हो सकता है, हमको नुकसान हो सकता है। इसीलिए दही और खट्टे पदार्थों को पीतल या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो अम्लों के रासायनिक गुणधर्म के पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई अम्ल किसी सक्रिय धातु से क्रिया करता है तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। तो वही वाला चीज़ आ गया यहाँ पे, आप लोग लिख सकते हैं आराम से। तो इसको कैसे लिखेंगे कि धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एक उदाहरण भी पूछ रहा है इसमें। तो उदाहरण क्या ले लेंगे, जिंक ले लेंगे। जिंक धातु हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा इसमें से, और क्या बना देगा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये इसका हो गया क्या, उदाहरण। अब कह रहा है कि इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। अब इस गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए क्या कर लेंगे हम लोग, स्टैंड इस तरह से, चित्र में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इस तरह से स्टैंड बना था। यहाँ पे हमने परख नली को क्या किया था, रखा था, इस तरह से कस दिया था यहाँ से। अब इसमें क्या कर रहे थे, इसमें हम लोग दानेदार जिंक को भर दिए थे। अब ऊपर से फिर बाद में क्या कर रहे थे, सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा इसमें मिला रहे थे, और यहाँ से एक निकल करके जो गैस निकलेगी वो निकल करके ऐसे जा रही थी। वो कहाँ जा रही थी, साबुन वाले जल में। यहाँ पे साबुन से भरा, साबुन का जो जल है यहाँ पे भरा हुआ है। अब इसी जल में क्या करेगा, ये पूरा हमारा गैस निकल के जाएगा। अब ये गैस इसमें से निकल के जाएगा तो साबुन के जो जल में जाएगा तो वहाँ से बुलबुले बनेंगे। अब उस बुलबुलों को क्या करेंगे, इस तरह से बुलबुले उड़ के ऊपर जाएंगे। अब इसी बुलबुले के पास जो हम लोग क्या करेंगे, मोमबत्ती को लाएंगे इस तरह से,
मोमबत्ती को लाएंगे तो ये बुलबुले बुलबुले क्या होने लगेंगे, फट फट की आवाज़ करके फूट जाएंगे। तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैसी होती है, ज्वलनशील होती है, इसीलिए यहाँ पे इसका दहन हो जा रहा है, जल जा रही है फट फट की आवाज़ की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसका चित्र भी आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप लोग उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को साफ कर लिया जाए, ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कोई धातु यौगिक है, धातु का यौगिक है और उसका नाम अभी बताया नहीं, उसका नाम क्या बता दे रहा है, ए बता दे रहा है, ए। अब वो क्या करता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मतलब क्या, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक। अब ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है, कक्षा 9 में आप पढ़े हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। बुदबुदाहट उत्पन्न होने का मतलब ये होगा कि उसमें से कुछ गैस निकलेगी। अब कोई ना कोई गैस निकल रही होगी, उसके बारे में आगे कुछ दिया होगा। कह रहा है कि इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। अब जलती हुई मोमबत्ती कौन सी गैस बुझाती है, इसका जो आप लोग जानते होंगे तो फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से इसका आंसर दे देंगे। तो जलती हुई मोमबत्ती को CO2 गैस बुझाती है। CO2 माने क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ए क्या कर रहा है, HCl से अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सी गैस निकल रही है, CO2। ये हमारा एक कौन सी गैस हो गई, CO2। और फिर उसमें क्या कह रहा है आगे, यदि उत्पन्न यौगिक में से एक क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है, और इसमें क्या बन रहा है, कैल्शियम CaCl2 भी बन रहा है, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हमको क्या करना है, एक बताना है कि यहाँ पे एक क्या होगा, और जब एक का पता लगा लेंगे तो फिर इसको संतुलित करने के लिए बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए कह रहा है। तो देखने से क्या लग रहा है कि यहाँ पे Ca है, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर भी तो ये उत्पाद हो गया और ये क्या हो गया, अभिकारक। जब उत्पाद में कैल्शियम है, जब उत्पाद में क्या है, कैल्शियम है, तो इसका मतलब अभिकारक में भी तो कैल्शियम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ए है उसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम जरूर होगा, ठीक है। अब उत्पाद में देखिए हमारा क्या है, उत्पाद में यहाँ पे कार्बन दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, लेकिन अभिकारक में न तो कार्बन है न तो ऑक्सीजन है, ठीक है। और यहाँ पे न तो कार्बन न तो ऑक्सीजन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी कार्बन भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। अब यहाँ पे CO2 गैस निकली है, CO2 गैस निकली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बोनेट आयन होगा, तभी वो कार्बोनेट आयन में से क्या होता है, कार्बोनेट आयन में से क्या होता है, CO2 गैस निकलती है। तो इसका मतलब कार्बोनेट आयन होगा, तो CO3 मैंने क्या होता है, कार्बोनेट आयन, और इस पर कितना माइनस होता है, 2 ठो माइनस माइनस होता है, और कैल्शियम पे कितना प्लस होता है, 2 ठो प्लस प्लस होता है। इसका मतलब यही और यही आपस में क्या किए होंगे, मिले होंगे और मिल करके ए का निर्माण किए होंगे। तो इस तरह से हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, CaCO3। यहाँ से कैल्शियम से यहाँ से कैल्शियम आ गया और CO2 की जैसे क्या, CO3 आ गया। अब यही क्या करेगा, HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CO2, ये वाला आ जाएगा, फिर CaCl2 ये भी बन जाएगा। अब देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है कि नहीं है। संतुलित तो नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन इधर हाइड्रोजन नहीं है। तो उस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अभी हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। कैल्शियम तो बैलेंस दिख रहा है, Ca1 है, Ca1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, HCl के 2 अणु लेने पड़ेंगे, इसको दोगुना कर देंगे, 2 ठो क्लोरीन हो गया, तो हाइड्रोजन भी 2 ठो हो गया, एक कार्बन 2 ठो ऑक्सीजन, 3 ठो ऑक्सीजन, इसका मतलब H2 और इसमें का 1 ठो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, H2O। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। और जो हमारा यहाँ पे क्या था, ए था, उसका क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। वही कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, जब तनु HCl से अभिक्रिया करेगा तो CO2 गैस बनाएगा और कैल्शियम क्लोराइड उत्पन्न करेगा। तो बस ये 3 प्रश्न था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोग का अगला टॉपिक होगा कि सभी अम्लों या क्षारों में क्या समानताएं होती हैं। अब अम्ल का परिभाषा हम लोग पढ़े थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं। अब हाइड्रोजन आयन मुक्त करने का मतलब ये हुआ कि उसमें हाइड्रोजन होगा तभी तो हाइड्रोजन मुक्त करेगा। जैसे HCl की बात करेंगे, HCl अम्ल है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन है, जब इसको पानी में डालेंगे तो H+ निकालेगा और क्या कर देगा, Cl- अलग होगा। H2SO4 की बात करते हैं तो H2SO4 को पानी में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये भी 2 ठो H+ निकालता है और क्या करता है, SO4 का एक माइनस सल्फेट आयन देता है, इस प्रकार से, ठीक है।
तो इसका मतलब ये होगा कि जिसमें हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, जिसमें हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग अम्ल कह सकते हैं। इसका मतलब यही ना हुआ, जब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन निकल गया तो भी तो HCl है, ये अम्ल है। उसी तरह से अब बात करते हैं C6H12O6। अब ये इतना बड़ा फार्मूला कहाँ से आ गया, फार्मूला बड़ा नहीं है, छोटा वाला, वही 6 में आप पढ़ते थे ग्लूकोज का सूत्र, 7 में पढ़ते थे ग्लूकोज का सूत्र, 8 में पढ़ते हैं ग्लूकोज का सूत्र, वही है ग्लूकोज। ठीक है, अब इस ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन 12 ठो दिख रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें हाइड्रोजन है तो ये अम्ल हो गया, इसमें हाइड्रोजन है तो ये भी अम्ल हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन है तो ये भी अम्ल होगा कि नहीं होगा। अब इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।